नाज़िर महमूद साहब 1964 को लियाकताबाद कराची में पैदा हुए। जामे मिलिया से मैट्रिक किया, फिर पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी मॉस्को, जामे कराची और लीड्स यूनिवर्सिटी बरतानिया से तालीम हासिल की। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से तालीम के शोबे में डॉक्टरेट किया। IBA कराची, जामे हमदर्द और जामे कराची के एरिया स्टडी सेंटर में पढ़ाते रहे। तारीख़, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और सियासियात उनके पसंदीदा शोबे हैं जिन पर उनकी तहरीरें पिछले 30 साल से शाया होती रही हैं। उनकी हालिया किताबों में सियासत, सिनेमा, शख्सियात और मुतबादिल तारीख़ शामिल हैं। 12 किताबों के उर्दू में तर्जुमे कर चुके हैं, जिनमें स्टीवन हॉकिंग की वक्त का सफ़र और आयशा सिद्दीक़ा की खाकी कंपनी खाजी पजीराई समेट चुकी हैं। आदाब नाज़िर साहब, बहुत खुशामदीद आपको हमारी पॉडकास्ट के अंदर। और मैं बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे हम और आप इस पॉडकास्ट को, लेकिन आखिरकार मटेरियलाइज हो ही गई। मेरी खुशी और मेरी बहुत मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपके साथ गुफ्तगू में दाखिल हो रहा हूँ। नवाजिश। तो पहला सवाल, बहुत मैं चाहता हूँ कि हम आपकी जो जर्नी है, इंटेलेक्चुअल जर्नी, हम उसी से आगाज करें और ये जानने की कोशिश करें कि आप वो क्या बुक्स थी, लोग थे जिन्होंने आपको शेप किया, आपके अंदर ये इंक्वायरी जो है इसको इस्टेब्लिश किया। तो आप थोड़ा सा पस मंजर बताएंगे कि कैसे आप इस राह के तरफ अब जर्नी तो है, अब आपने इंटेलेक्चुअल जर्नी का जर्नी है, वो पता नहीं इंटेलेक्चुअल है या नहीं है, ये तो आप लोग फैसला करेंगे। बहरहाल एक ज़हनी इर्तिका होना चाहिए इंसान का, और वो मैं समझता हूँ कि मेरा भी थोड़ा बहुत ज़हनी इर्तिका हुआ है। और उस ज़हनी इर्तिका में सबसे अहम रोल तो मेरे वालिद साहब ने अदा किया। वो पिछले साल 92 साल की उम्र में फौत हो गए। वो खुद एक बहुत पढ़ने वाले आदमी थे, और हालांकि उन्होंने इब्तदाई हालात बड़े मुश्किल गुजारे, लेकिन उसके बावजूद वो रेगुलर किताबें, पुरानी किताबें खरीदना, पढ़ना, अखबारात का रोज़ाना घर में आना। तो मुझे पढ़ने की आदत मुझे अपने वालिद से मिली, और उसने मेरे ज़हनी इर्तिका में बहुत अहम किरदार अदा किया। यानी मैं समझता हूँ कि अगर मेरे वालिद ने मुझ में वो आदत ना डाली होती, बचपन में मुझे वो किताबें, जब मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी तो उर्दू की किताबें खरीद के पुरानी ठेलों पर से 1-1, 2-2 रुपए की बचपन में देना, उस दौर में, यानी जब मैं भी टीनेजर ही था, मुझे उन्होंने उर्दू का अदब, कृष्ण चंद्र बेदी, मुंशी प्रेमचंद और उपेंद्र नाथ, जो भी तरक्की पसंद, मेरे वालिद खुद तरक्की पसंद कारकुन थे, तो वो तरक्की पसंद अदब को खुद उन्होंने पढ़ा, और उन्होंने वो सारा अदब मुझे टीन एज में ही पढ़ा दिया। फिर जो उर्दू में तराजिम अवेलेबल थे, कुछ चार्ल्स डिकेंस के, कुछ जैसे बूढ़ा और समंदर उन्होंने मुझे लेकर दी किताब। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता था, दी ओल्ड मैन एंड द सी, लेकिन वो उन्होंने मुझे लेकर, तो इस तरह के मतलब, और फिर रूसी तराजिम जो उर्दू में अवेलेबल थे, उस जमाने में मिल जाते थे 70s में, दस्तायेव्स्की और टॉल्स्टॉय और दूसरे, तो वो सारे मुझे उन्होंने पढ़ाए। तो उससे जब आपको आदत पड़ जाती है पढ़ने की, तो फिर उससे आपका ज़हनी इर्तिका और सही चीजें पढ़ने की, बिल्कुल, आप तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होती, आप वाला बला पढ़ते रहें तो खराबा भी हो जाता है। लेकिन तो मैं क्रेडिट, मुख्तसर आपके सवाल का जवाब यही है कि मेरे ज़हनी इर्तिका में मेरे वालिद साहब ने अहम किरदार अदा किया। दूसरी अहम बात यह कि मैंने पढ़ने की आदत डाली, मैंने अपने टाइम को मैनेज किया, यानी वक्त मैंने ज़ाया नहीं किया। जब भी मुझे वक्त मिलता था तो मैं कोशिश, और अब भी मिलता है, तो मैं किताबें मेरे पास होती हैं और मैं पढ़ता हूँ। तो किताबों ने मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। फिर ज़ाहिर है मेरी वाइफ का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम फैमिली थे, बच्चियाँ थीं, तो वो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें जो मैं, अगर वाइफ मुझ पर बोझ डालती तो शायद मैं नहीं पढ़ पाता मुख्तलिफ चीज़ों का। तो वो बहुत सारी चीज़ें मेरी वाइफ ने खुद संभाली हुई थी, तो मतलब शी प्रोवाइडेड मी एवरी अपॉर्चुनिटी टू रीड और राइट। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बल्कि केकेगार्ड को पढ़ा, तो केकेगार्ड ने ये सजेशन दिया, एक तरीके की रिकमेंडेशन दी कि आपको शादी कर लेनी चाहिए ताकि आप एस्थेटिक रेल्म से निकल के एक लीप लें मोरल रेल्म के अंदर, जहां पे आप अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और वो ये भी समझता था शायद कि जो वाइफ होती है वो एक तरीके से, या जो शौहर है, वो सपोर्टिव होते हैं एक दूसरे के। तो इस एतबार से भी आपकी वाइफ ने आपको काफी हेल्प की। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक। अच्छा, मैं अब मैं ये सवाल पूछना तो बिल्कुल इस यानी पॉडकास्ट के आखिर में चाहता था, लेकिन ये सवाल मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने चंद अहम रूसी नॉवेलिस्ट और जो अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं उनका तस्करा किया। तो हम आप देखते हैं कि अदब, आर्ट, लिटरेचर, ये एक बेहतर सोसाइटी, एक ह्यूमेन सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि माशरे को देखे। वैसे तो जानवर भी रहते हैं ना जंगल में, बिल्कुल लेकिन इंसानी माशरे को इंसानी माशरा बनाने में इंसानी उलूम, ह्यूमन साइंसेज जो हैं वो अहम किरदार अदा करती हैं। तो इंसानी उलूम में ज़ाहिर है अदब का, आर्ट का, इन तमाम चीज़ों का दखल है, और ख़ास तौर पे अदब का। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप अदब ना पढ़ें और दूसरे साइंसी यानी जो अप्लाइड साइंसेज होती हैं या फिजिकल साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये आप पढ़ लें तो वो भी ठीक है, लेकिन उससे इंसानी एलिमेंट उसमें कहीं गुम हो जाता है। यानी इंसान जो है, ये मैं अक्सर कहता हूँ बहैसियत एक माहिर तालीम के, कि एक ज़माना था कि तालीम का मकसद ये था कि जो मदरसों में या ईसाइयों की जो खानकाहें या इबादत गाहें होती थी, सेमिनरीज और वो जो मोनेस्ट्रीज, उसमें जो था मकसद पढ़ाने का वो ये था कि जी वहां से अच्छे क्रिश्चियन बन के निकले, यानी फरिश्ते की तरह हो, वो बेहतर इंसान हो। बेहतर इंसान पे फोकस नहीं था, सिविलिटी बेहतर बेहतर क्रिश्चियन होने पे और बेहतर मुसलमान होने पे, इंसानियत उसमें गुम हो जाती। सही सही। तो पहले जो है वो इस पे फोकस था कि आप फरिश्ते बनाएं, कोशिश करें कि इंसान जो है वो फरिश्ते के रूप में आए, जो कि नहीं बन सका। फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो तालीम में एक तब्दीली आई, जिसमें कोशिश की गई कि इंसान जो है वो सनती माशरे का पुर्जा बन जाए, बिल्कुल फिट हो जाए ना कॉक की तरह। तो वो फिर सनती माशरे के बाद सारी तालीम का फोकस इस पे था कि एक वर्कर बनाए जो कि उस मशीनरी में फिट हो जाए। लेकिन हमें ना तो फरिश्तों की जरूरत थी, ना पुर्जों की जरूरत थी, हमें जरूरत थी अच्छे इंसानों की। वो बन नहीं सका। तो अच्छा इंसान बनाने में अदब का बड़ा अहम रोल होता है, लेकिन ये कोई ऐसा यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है कि जिन्होंने अदब पढ़ा है या जिन्होंने अदब लिखा है वो अच्छे इंसान भी होंगे। ऐसी मिसालें भी मौजूद है कि वो अच्छे इंसान नहीं हुए, लेकिन तवक्का ये की जाती है बिल्कुल कि जब आप अदब पढ़ते हैं, इंसानी उलूम पढ़ते हैं, तो गालिबन या उम्मीद की जाती है कि आप बेहतर एक इंसान की शक्ल में सामने आए। बिल्कुल। और ये भी कि आपके पर्सपेक्टिव्स बढ़ते हैं, आप जब मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं इस दुनिया को, इकोनॉमिक्स के जाविये से, हिस्ट्री के जाविये से, तो आप मेरे ख्याल से आप ज्यादा एटलीस्ट आपके कॉन्शियसनेस ब्रॉडन होती है, अवेयरनेस आपकी डेप्थ आती है उसके अंदर, आप चीजों को इतना सतही तौर पे नहीं देखते जितना अमूमी तौर पे लोग देखते हैं। जी बिल्कुल, मतलब एक तफहीम जो कहे ना, सोशल अंडरस्टैंडिंग, एक समाजी तफहीम और इंसानी तफहीम, ये दो मकासद होते हैं। मतलब हम भी जब कुछ भी पढ़ते हैं तो क्या है कि आप इंसानियत को समझें, इंसानों को समझें और समाज को समझें। बिल्कुल। अब इसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं। फिर मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप पढ़ने के बाद भी न समझ सकें, लेकिन तवक्का या उम्मीद ये होती है कि आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे, समाज को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, इंसानों को बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। लेकिन बहरहाल इसमें जाहिर है बाज़ दफा आपको नाउमीदी भी होती है कि इंतहाई पढ़े लिखे लोग भी जो है वो अच्छे इंसान नहीं होते। आप देखते हैं जब हम देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ हम एक बहुत बाइनरीज देख रहे हैं या पोलैरिटी हम इस तरह की अपनी सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं, एक तबका है जो लिबरल है, एक तबका है जो मजहबी है, और वो अपने बबल में रहते हैं, वो अपने बबल में रहते हैं। कोई ब्रिज आपको लगता है कि हमें थोड़ा, अगर हम अदब से करीब होते हैं, जो लोग अदब से करीब हैं लेफ्ट में भी और राइट में भी, मुझे लगता है कि वो किसी तरह का ब्रिज क्रिएट कर लेते हैं, उनके दरमियान फिर भी एक हम आहंगी, एक मवासिनत सी होती है दरमियान में उनके, और वो इतने रिजिड नहीं होते, ओपन होते हैं एक दूसरे के लिए। तो हमारी सोसाइटी आपको लगता है कि थोड़ा ओपननेस की तरफ जा रही है या रिजिडिटी की तरफ जा रही है? आप सोसाइटी, तो पहले मैं उसके लिबरल और कंजर्वेटिव पे बात करूंगा, जो बाइनरी की आपने बात की। देखिए शेड्स जाहिर होते हैं, तो ये कि अब लिबरल जो लिबरल कहा जाए किसी को, तो फिर ये वजाहत करनी पड़ेगी कि हम सोशली लिबरल की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकली लिबरल की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो है उसने नुकसान भी बहुत पहुंचाया, क्योंकि उसके बाद फिर न्यू लिबरलिज्म भी आ गया, तो ये कैपिटलिज्म का एक तरह से शाखसाना था लिबरलिज्म का। तो मैं अपने आप को सोशली तो लिबरल कहूंगा, मतलब ये कि एक परमिसिव सोसाइटी को मैं परमिसिव सोसाइटी से मतलब ये कि एक ऐसा माशरा जिसमें आपको सांस लेने की इजाजत हो, बात करने की इजाजत हो, फ्रीडम ऑफ थॉट हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो। तो सोशली लिबरल होने का ये मतलब है कि जो बुनियादी इंसानी आजादियां हैं बिल्कुल वो इंसानी आजादियां हों। बिल्कुल। तो इसलिए लेकिन मैं इकोनॉमिकली लिबरल कहने में अपने आप को, हाँ, तो ये वजाहत जरूरी है। तो हमारा जो माशरा है वो रिजिडिटी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है रिजिडिटी की तरफ, क्योंकि खास तौर पे जो रिलीजियोसिटी बड़ी है हमारे यहाँ, यानी ये मैं बात अक्सर कहता हूँ कि मजहबियत, मजहब नहीं, मैं फिर बार बार ये वजाहत करता हूँ कि मजहब
शायद इतना बुरा नहीं है जितनी मजहबियत है। बहुत सही, दुरुस्त बात है। क्योंकि मजहब का तो मतलब ये कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं वो करता रहूं, मेरा अकीदा है। बिल्कुल हर एक को इजाजत है, आप शिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, अहमदी है, जो भी है उसको इजाजत है, बिल्कुल वो जो बिल्कुल करे इजाजत बिल्कुल होनी चाहिए माशरे में बिल्कुल अपने बिल्कुल। अकायद पे अमल पैरा होने की। लेकिन मसला जब होता है जब मैं अपने अकायद दूसरों पर थोपूं, तो वहां पर मसला पैदा बिल्कुल होता है। दुरुस्त बात है। तो लेकिन मजहबियत का मतलब ये कि जब आप हर चीज को मजहब के अक्से से या मजहबी लेंस से देखने लगे, वहां पर गड़बड़ पैदा होती है। तो हमारे यहाँ जो रिजिडिटी आती है वो लोग लेकर आते हैं जो सुबह से शाम तक हर चीज में मजहब को जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करते हैं। तो मजहब एक है, जिंदगी का एक हिस्सा है। सिर्फ एक वाहिद मानी के दायरे के तौर पे भी मजहब को लेते हैं, और लेते इसके हैं। अलावा हिस्ट्री को, फिलोसफी को या और दीगर जो तरीके हैं जिंदगी को देखने के, उनको रिजेक्ट कर देते हर हैं। हर चीज में, यानी अब तो ये हाल हो गया ना, आप वो जो मसाइल आते हैं, आप अगर कोई अखबारात का मजहबी सफा, हमारे यहाँ मजहबियत फैलाने में अखबारात का भी अहम किरदार रहा है, जो मजहबी बिल्कुल। सफे निकलना शुरू हुए, अब उसमें मसाइल देखें जो लोग भेजते हैं इतने फुरूई किस्म के कि मैंने ये कर दिया, मैंने अपना पाँव बायां पहले रख दिया, दायां पहले रख दिया, तो उससे मुझे गुनाह तो नहीं हो जाएगा। फिर वो उसकी लंबी वो तौजी देते हैं, और वो मैं अगर तखने से ऊपर पहन लूं सलवार या नीचे पहन लूं तो उससे फिर, तो ये इस किस्म के फुरूई मामलात में उलझा दिया गया है। और इसी को मैं मजहबियत कहता हूं कि आप हर चीज को मजहब के लेंस से देखते हैं, सुबह से उठ के शाम तक जो है वो। और फिर ये तो एक दिखावा है, और हकीकत में हम ये देखते हैं कि जो सारा कुछ ये दिखावा करते हैं, माशरती बुराइयां सारी मौजूद है अपनी जगह पर। धोखाधही है, चोरी है, गलतकारी है, धोखाधही है, झूठ बोलना है, ये सारा चल रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ हमने मजहबियत का एक मुलम्मा चढ़ाया हुआ है, तो ये और उसी ने माशरे को रिजिड बना दिया है। तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये रिजिडिटी बिल्कुल है, यानी हॉलो भी कर दिया अंदर से, हम अंदर से हॉलो कर कोई दिया है। सब्सटेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है हमारी हाँ। लाइफ के अंदर। जी बिल्कुल। तो ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट यानी मैं बहुत एक मजहबी वो है थिंकर कृष्णमूर्ति, लेकिन कृष्णमूर्ति जिस तरह की मजहबी तस्वुर को पेश कर रहा है, वो कह रहा है कि सच्चाई की तलाश जो है वो असल में एक मजहबी जिंदगी है। जब आप सच्चाई को तलाश करने निकलते हैं तब आप मजहबी जिंदगी को यानी आप अंडरटेक करते हैं। देखिए, कृष्णमूर्ति को पढ़ा है मैंने। वो कृष्णा ये असल में जो इस तरह की बातें करते हैं ना कि जी तमाम मजाहिब अच्छे हैं, सब मजाहिब में अच्छी बातें हैं और मजहब बुनियादी तौर पे अच्छा है, इसमें इस पे मुझे सीरियस डाउट्स होता है इस बात पे। क्योंकि ये आप उसी नैरेटिव को फिर रीइंफोर्स करते हैं ना इस तरह की बातें करके, कि अब वो जो कृष्णा मूर्ति की भी जो थॉट है वो बड़ी शैलो है मेरे ख्याल में। वो बज़ाहिर तो आप बहुत सी ऐसी चीजें बज़ाहिर आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन जरा सा आप डेप्थ में जाएं तो वो आपको बिल्कुल उथला जिसमें डेप्थ नहीं है। जैसे खलील जिब्रान है, खलील जिब्रान को फलसफी कहा जाता है, लेकिन आप उसका प्रॉफिट पढ़ लें, वो जो है बहुत ज्यादा, हाँ बेस्ट सेलर बना, ये सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे खलील जिब्रान ने कभी मुतासिर नहीं किया, कृष्णमूर्ति ने मुतासिर नहीं किया। खलील जिब्रान वगैरह तो कोई बहुत, हाँ ये अब ये जैसे आजकल ये बेस्ट सेलर ये पाउलो कोएल्हो चल रहे हैं, अल्केमिस्ट, और ये बेस्ट सेलर्स हैं और लोग बड़े मुतासिर, अरे पाउलो कोएल्हो अल्केमिस्ट पढ़ी है, ये पढ़ी है, तो ये सारे इतने शैलो है। ये उसी तरह के हैं जिस तरह हमारे यहाँ बानो कुदसिया और मुमताज मुफ्ती और ये अपने अशफाक अहमद, और अब जो एक नई पौध पूरी आ गई है उमेरा अहमद, निमरा अहमद, फलानी अहमद, सारी अहमद के नाम से वो चले आ रहे हैं। और ये जो मैं कहता हूँ मजाक में कि ये सारी मोहब्बत करने के इस्लामी तरीके सिखा रही हैं लड़कियों को कि वो महबूब से मिलने गई तो पहले उन्होंने वुजू किया, वुजू करके नमाज पढ़ी, फिर वो महबूब की तरफ रवाना हुई, दुपट्टा अच्छी तरह से लपेट लिया और ये हुआ और वो हुआ, और महबूब भी जो है वो तो अपनी मगरिब की नमाज पढ़ के आ रहा था। तो इस किस्म की जो है ना वो चीजें अब वो लोग, और ये बेस्ट सेलर्स हैं सारी, और अब वो जो एक बेस्ट सेलर हो गई तो उसके बाद दूसरी भी उसी से मिलते जुलते नाम, फिर तीसरे मिलते जुलते नाम, चौथे मिलते जुलते नाम। हाशिम नदीम है, वो खुदा और मोहब्बत और वो भी इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तरफ का सफर, और वो सारा उसमें मज़ारात का और बाबों का, और ये सारी खराफात इस तरह के अदब में भरी पड़ी है। तो हमें ज्यादा नुकसान जो है वो इसने पहुंचाया। हमारा वो तरक्की पसंद अदब और अच्छा अदब तो एक तरफ रह गया, बेस्ट सेलर ये लोग बन गए। आप किसी भी, मेरा चूंकि एजुकेशन से ताल्लुक है, आप स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में और लाइब्रेरीज में जाएं, मैं खासतौर पे देखता हूँ कि आप पंजाब में मैंने और केपी में मैंने खासा ट्रैवल किया है बहैसियत एक एजुकेशनिस्ट के, माहिर तालीम के, और मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ कि इस कॉलेज या स्कूल की लाइब्रेरी में नजर डालता हूँ। तो उसमें सबसे ज्यादा जो आपको किताबें लाइब्रेरी में रखी हुई मिलेंगी वो नसीम हिजाजी की मिलेंगी, आखिरी चट्टान, और ये इस तरह की और तलवार टूट गई, और ये नॉवेल मिलेंगे जो तारीखी फसाने ज्यादा है, वो तारीखी नॉवेल नहीं है, और मुख्तलिफ झूठ सच उसमें भरा हुआ है। उसमें मतलब मुसलमान मुजाहिदीन को बड़ा बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, और वो जो मुजाहिदीन होते हैं उनको कहीं ना कहीं जब भी वो
कुफार का किला पता करने चले जाते हैं, तो वहां पर कोई ना कोई हसीना काफिर होती है जो कि मुसलमान होना चाहती है, तो वो इनके साथ मिल जाती है और वो रात के अंधेरे में फिर दरवाजा खोल देती है और ये अफवाह जो है वो दाखिल हो जाती है, और फिर आखिर में उस मुजाहिद की उस काफिर हसीना से शादी हो जाती है और वो मुसलमान कर लेते हैं। और इस किस्म की कहानियां भरी पड़ी हैं। तो ये लोगों को बहुत अपील करती है, प्रोपेगेंडा अपील करती है, हाँ जी देखें कि कितना काम हुआ। शहाबनामा भरा पड़ा है, शहाबनामा के कितने एडिशन छाया हुए हैं हर आप स्कूल और कॉलेज की। और ये जो बजट होता है सालाना हमारे स्कूलों और कॉलेज का सरकारी, सिंध में सूरत हाल बेहतर है, सिंध में सूरत हाल बेहतर है। सिंध में आपको GM सैयद मिल जाएंगे, इब्राहिम जोयो मिल जाएंगे, आपको कुरतुल ऐन हैदर मिल जाएंगी, वली राम वल्लभ की किताबें मिल जाएंगी, शेख हयात, अमर जलील, सिंध की स्कूल और कॉलेज में ये किताबें हैं। अच्छा वो पढ़ी जा रही है या नहीं वो एक अलग सवाल है, पढ़ी जाती होंगी लेकिन स्कूलों में आपको नजर आ जाती हैं। लेकिन पंजाब और KP में आप जाकर देखें, वहां पर आपको इन खराफात के अलावा अच्छी किताबें, कुरतुल ऐन हैदर की शायद ही कोई किताब आपको मिले वहां की स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरी। ये मुमताज मुफ्ती और शाहबनामे और बानो कुत्सिया और राजा गेद और ये भरे पड़े, और हाशिम नदीम और ये सारे जो मैंने भी नाम लिए। तो ये इस इस काइंड ऑफ सैड मेरे लिए कि भाई अब ये नौजवान नस्ल को आप कहाँ ले जा रहे हैं, मजीद माशरे में यानी मजहबियत को फैला रहे हैं, रिजिडिटी को फैला रहे हैं, और फिर बाद में रोते हैं कि पता नहीं हमारे माशरे को क्या हो गया। भाई आप ये हरकतें करेंगे तो यही होगा ना, ये खराफात, ये इंजेक्शन आप लगाएंगे लोगों के जहनों में तो फिर यही निकलना है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात आपने कही। अच्छा मुझे आप मैं एक और मैं आपको अब क्योंकि गुफ्तगू इस तरफ आ गई है तो मैं पूछ ही लेता हूँ ये सवाल कि आपके ख्याल में हमारी जो एजुकेशन है उसके अंदर कहाँ पर आप लैग देखते हैं? आपको लगता है कि ये पॉलिसी है, ये पेडागोजी का मसला है, ये कुछ और मसला है कि हमारी जो एजुकेशन है वो हम पीछे जाते आ रहे हैं? देखें एजुकेशन में बुनियादी तौर पे 3 चीजें इन्वॉल्व होती है, यानी मुख्तसर तरीन अगर तालीम की तारीफ की जाए तो व्हाट इज बीइंग टॉट, हाउ इट इज बीइंग टॉट एंड हाउ इट इज बीइंग असेस्ड। ये 3 एलिमेंट्स हैं। यानी व्हाट इज बीइंग टॉट में करिकुलम कि क्या पढ़ाया जा रहा है, उसमें आपकी टेक्स्ट बुक्स आ जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा मसला जो है वो जो साइंस के सबक हैं या साइंस की किताबें उसमें मसला नहीं है, वो तो कमो बेश प्राइमरी लेवल की साइंस की किताबें या सेकेंडरी लेवल की साइंस की किताबें मोर और लेस दुनिया भर में एक ही लेवल पे पहुंच गई हैं। यानी आप यहाँ का मैट्रिक का निसाब ले लें जो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह साइंस की किताबें हैं, या किसी और मुल्क की ले लें तो वो कमोबेश थोड़ा 19-20 का फर्क होगा, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही है, वो फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, न्यूटन के लॉस पढ़ाए जा रहे हैं, वो कमोबेश एक ही जैसा है, तो वो उसमें इशू नहीं है। असल मसला है कि जो आपकी सोशल साइंसेज है उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। अब दूसरे ममालिक में, अब जैसे मैं इंडिया में मेरा अक्सर जाना रहा, अब तो खैर बीजेपी ने वहां भी तबाही फेर दी है, लेकिन पहले जब कांग्रेसी हुकूमत थी तो उन्होंने डेलिबरेटली ट्राई, क्योंकि पहले उनके एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ये नेहरू ने बनाया उनको 1947 से 58 तक, 11 साल अपनी मौत तक हिंदुस्तान के यूनियन मिनिस्टर यानी फेडरल मिनिस्टर वो रहे। तो उन्होंने ये कोशिश की कि तमाम मज़ाहिब की तालीम शामिल की जाए निसाबी किताबों में, और उसमें मैंने खुद देखा कि उसमें यानी ईसाइयत भी पढ़ाई जाती थी, हिंदुइज्म भी, इस्लाम भी, सारी चीजें मिला जुला के करते थे। तो उन्होंने एक कोशिश की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उस जमाने से कि एक बैलेंस किस्म की सोशल साइंस पढ़ाए। इसी तरह जो तारीख की तालीम थी, तारीख की तालीम में उन्होंने एक बैलेंस्ड अप्रोच देने की कोशिश की, यानी जिसको अब बीजेपी टारगेट कर रही है कि इसमें मुसलमानों को बड़ा ज्यादा स्पेस दी गई है और उसको निकाला जाए, तो अब बीजेपी निकाल रही है, लेकिन पहले वो बेहतर था। लेकिन हमारे यहाँ तो वो सारा निकाल ही दिया गया। वहां पर आपको फिर भी मिल जाते थे उनकी तारीख की किताबों में अल्लामा इकबाल के असबाक मौजूद हैं। अल्लामा इकबाल ये नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो तो वहां अभी भी गाया जाता है स्कूलों में, असेंबली में सुबह होती है तो वो गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये तराना हिंदी उन्होंने 1905 में लिखा। बिल्कुल। अब 5-6 साल के अंदर अंदर वो इंग्लैंड गए, वापस आए, उनमें वो रिलीजियोसिटी का कीड़ा लग गया। अच्छा वो वहां गए जब, तो उन्होंने, अब ये होता है ना कि हमारे यहाँ से जाके जो लोग बाहर जाते हैं, एक तो वो होता है जो समझदार होकर रोशन ख्याल होके आते हैं, दूसरे वो होते हैं कि जो वहां जाने के बाद वो वापस और कंजर्वेटिव होके आते हैं। तो अल्लामा इकबाल उन लोगों में से, तो वो बाहर गए, उन्होंने कहा अच्छा ये तो मगरबी तहजीब तो अपने हाथ से खुदकुशी करेगी और जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। उनको मगरबी तहजीब में सारी बुराइयां नजर आई, आके वो अपने पोल में बंद हो गए, और 6 साल बाद 1911 में वो लिख रहे हैं तराने मिली,
और तरारे मिली में वो लिख रहे हैं कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। यानी 6 साल में ये ट्रांजिशन हो गया। उसके बाद उनकी पूरी शायरी जो है वो मसजिद से भरी पड़ी है, जिसने हमको बहुत नुकसान लेकिन पहुंचाया। हम अब देख भी रहे हैं फलसफे के अंदर, खासतौर पर ये रुझान मैं देखता हूँ, और क्रिटिकल जो थ्योरी है उसके अंदर भी, कि हम अब यूनिवर्सलिज्म से लोकलिज्म, लोकैलिटी की तरफ हम ज्यादा मूव कर रहे हैं। अब हम जो ग्रैंड नैरेटिव्स हैं उनको चैलेंज करते हैं। अब खासतौर पर आप अफ्रीकन राइटर्स को देखें, जो चैनवा अचीबे है या दीगर और राइटर्स, वो भी क्योंकि वो इस्तेमाल ज्यादा मुमालिक थे, तो उन्होंने चैलेंज किया उन नैरेटिव्स को जो उनके ऊपर फ्रेंच इंपीरियलिस्ट ने उनके ऊपर नाफिज किए, या ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट ने। तो शायद आपको ऐसा नहीं लगता कि एक रद्द अमल है? ईरान के अंदर भी इस तरह के रद्द अमल हमें दिखाई देते हैं कि वहां के लोग जो इंटेलेक्चुअल्स है वो पढ़ के आते हैं वहां, और वो कोशिश करते हैं कि अपनी रूट्स से किसी तरह कनेक्ट करें, या अपनी जो ट्रेडिशन है उसके जो स्ट्रेंथ है उसको एक नए जाविये से पेश करें अपने लोगों के सामने, ताकि हम एक ज्यादा एक काउंटर नैरेटिव पेश करें कि हाँ, हमारे जो मुकामी जो हमारे ट्रेडिशन है वो स्ट्रॉन्ग। देखिए यहाँ दो जैसे हम चीजें, खासतौर पर, सॉरी मैं आपकी बात माजरत जी। काट रहा हूँ, जैसे हमारी कुरतुल हैदर ने जो आग का दरिया लिखा, उसके अंदर जो 3 अखबार दिखाए, उसके अंदर तनज़्ज़ुली तो असल में बिल्कुल जब ब्रिटिश आए यहाँ पर तब उन्होंने दिखाई कि हाँ हो रहा है, तबाही हो रही है। हाँ देखिए यहाँ दो चीजें मेरे ख्याल है मिक्स हो रही हैं। एक तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का आपने जिक्र किया, जो चेनवा अचीबे, बिखरती दुनिया, जो थिंग्स जी, फॉल Things अपार्ट, Fall Apart, और फ्रांस फैनॉन जो है जो उनकी Ratchet जो of the किताब, हाँ, रेचेट ऑफ द अर्थ वगैरह। तो उसमें तो जाहिर है उन्होंने जो कॉलोनियल पावर्स थी उनको क्रिटिसाइज किया और अपने लोकल को जोर दिया। अली शरीयती भी बाहर से पढ़े हुए थे पेरिस में, अली शरीयती उनका कंट्रीब्यूशन है वहाँ, और बड़ी हद तक जो ईरान में इनकलाब आया वो कहा जाता है उसी को, हाँ, उनको हुसैनी मार्क्सी इसीलिए कहा जाता है कि वो हुसैनी भी थे और मार्क्सी भी थे। अली शरीयती बदकिस्मती से बेचारे मेरे ख्याल 45 साल की उम्र में उनको जहर वहर दिया गया बहरहाल को। खैर, तो एक तो ये है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जिसका बहुत अहम किरदार है, और उसको बाद में आगे जाके इन्होंने भी, जैसे जो सब ऑल्टर्न स्टडीज का जो आया, गायत्री चक्रवर्ती, स्पिवाक हो गए, होमी भाभा हो गए, ये इनका खासा कंट्रीब्यूशन है। तो ये तो एक जगह पर है। दूसरी बात जो आपने ये कही कि ग्रैंड नैरेटिव्स को चैलेंज किया जा रहा है, तो ये जब हम ग्रैंड नैरेटिव को चैलेंज करने की बात करते हैं तो इसके अंदर कहीं से पोस्ट मॉडर्निज्म घुस आता है जी, और हमें नुकसान पहुंचाने वाले नजरियात में एक पोस्ट मॉडर्निज्म का बड़ा नेगेटिव रोल रहा है। वो इस तरह से रहा है कि पोस्ट मॉडर्निज्म, मैंने एक सेशन भी किया था वहाँ इस्लामाबाद में, मुझे बुलाया गया था कि आप इस पर बात करें, तो मैंने उसमें तफसील से ये समझाने की कोशिश की थी नौजवानों को कि बज़ाहिर बहुत सी चीजें बज़ाहिर आपको बहुत अच्छी लगती हैं। वो जो पहले हमने भी कहा ना कि आप पढ़ें तो अगर आपने डेप्थ में नहीं गए तो आपको लगेगा कि जी वाह वाह क्या अच्छी बात है। तो अब वो पोस्ट मॉडर्निज्म मुख्तसरन क्या कहता है कि जी हर एक की अपनी अपनी रियलिटीज है, तो आप जो सोच रहे हैं वो आपकी रियलिटी है, आप सोच रहे हैं आपकी रियलिटी, मेरी मैं सोच रहा हूँ, तो आप अगर आप सोचे हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, फिर वो ये कहते हैं कि जी जो नजरियात हैं वो नजरियात की इंटरप्रिटेशन होती रहती है और कोई भी नजरिया हतमी नहीं होता, कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, अच्छा अच्छाई बुराई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हर एक की अपनी अपनी अच्छाई है, हर एक की अपनी अपनी बुराई है। तो वही चीज जिसको एक माशरे में अच्छा समझा जाता है उसको दूसरे माशरे में बुरा समझा जाता है। तो वो मिसालें देते हैं, और मिसाल दी जा सकती है अभी भी, मोरल कंस्ट्रक्टिविज्म का, हाँ, कि जी तालिबान जो कर रहे हैं वो उनकी रियलिटी है, वहां वो टोपीदार बुरखा उन्होंने पहना दिया है, हमारे यहाँ जो है वो अपना है। तो ये ऑन द फेस ऑफ इट ये अच्छा लगता है, लेकिन ये इतना खतरनाक नजरिया है कि ये मानने के बावजूद कि हर आदमी की अपनी सोच होती है। देखें, आपको यू नीड अ ग्राउंड टू स्टैंड समवेयर, किसी खास वक्त में आपको खड़े होने के लिए एक बेस चाहिए। कोई नजरिया है जो हो सकता है वो मेरा 5-10 साल बाद वो नजरिया बदल जाए, लेकिन एट दिस मोमेंट मुझे कोई बेस चाहिए जिस पर मैं खड़ा हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि जी सब ठीक है, तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूं, नहीं, वो तो ऑफकोर्स सही, हाँ, मेरी कोई ना कोई बेस होगी ना। तो बेस होने का मतलब ये है कि मैं जो सोच रहा हूं और उसी पे सारे कवानीन, लॉ की पूरी जो मशीनरी है वो इसी पे खड़ी है कि भाई कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बुरी हैं। आप ये नहीं कह सकते, आप जराइम है, अब जराइम का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, फूको ने काम किया, सेक्सुअलिटी पे काम किया, प्रेजेंस पे काम किया, पागलों पे काम किया, फूको ने खासा काम किया इस पे। अच्छा, लेवतार जो है उन्होंने काम किया, फ्रांसवा लेवतार, उनकी किताब है, बल्कि उनकी पहली ही किताब थी जो कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, वो किताब, और उससे बहुत लिखा गया। तो
अगर आप इस पे चले जाएं कि जी सब ठीक है, सब चलता है, तो फिर तो ना इंसानी हुकूक का कोई तस्वुर है, फिर तो जो गजा में हो रहा है वो भी ठीक है, क्योंकि वो उनकी सच्चाई है। अगर आप कह रहे हैं सबकी अपनी अपनी सच्चाई है, तो फिर तो जो इसराइल कह रहा है वो उसकी सच्चाई है, वो जो मार रहा है आप कहेंगे चलो ठीक है। बिल्कुल। फिर तो मतलब ये है कि कोई बुनियाद होती है, कोई रेड लाइन होती है कहीं पर, जो आप कहते हैं कि यार यहां पर सब नहीं चलता। नहीं, वो कंप्लीट रिलेटिविज्म की बात नहीं कर रहे, यानी वो तो ऑफ कोर्स रिलेटिविज्म इस सेंस के अंदर तो है कि हर मुआशरे की अपनी सच्चाई है, लेकिन हम ये देखते हैं ना कि अब खास तौर पे पोस्ट 9/11 हम देखते हैं कि खास तरह का नैरेटिव क्रिएट किया गया जो मलाइन कर रहा है मुस्लिम आइडेंटिटी को, और जिसके नतीजे में एक खास तरह का आप देखें वो जो वॉर एंड टेरर है उसके नतीजे में अफगानिस्तान को आपने तबाह कर दिया, आपने ये इल्जाम लगा के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक को, उसको मसमार कर दिया, बाद में पता चला कि एक झूठ था। तो और इस सब चीजों को बाय करता है उनका पूरा जो मीडिया है, और वो उसको बहुत यानी इन्फ्लुएंस है उसका उनकी अपनी सोसाइटी के, अमेरिका में, यूरोप के अंदर, और इन चीजों को जवाब बना के वो आपके ऊपर। अब पाकिस्तान के अंदर हम सबको पता है कि ये बात ऐसे मुश्किल है जो मैं कह रहा हूँ उस वक्त, लेकिन सबको पता है कि डिक्टेटरशिप जो है उसके पीछे असल में कौन सी कुवत है, यानी वो फॉरेन एलिमेंट्स हम उनको माइनस नहीं कर सकते। और अगर आप इस तरह के नैरेटिव्स को कि जिसके अंदर दूसरा प्लूरलिटी नहीं है अगर, तो एक तरह से आप मार्जिनलाइज कर देंगे उस शनाख्त को जो मुसलमानों की है खासतौर पर। और आप देखें अमेरिका के अंदर भी रिसेंट पास में माजरत देखें ममदानी की पता बहुत बड़ी पता। हाँ देखें, अब यहाँ पर एक दो बातें हम समझें। एक तो ये कि जो प्रोपेगेंडा है ये शुरू में, अब हमें जरा से 100 साल पहले जब पीछे जाना पड़ेगा कि जब मार्क्स की नजरियात मकबूल होना शुरू हुए 19वीं सदी के एंड में, और उसके नतीजे में फिर सोवियत इनकलाब आया, उस वक्त तक कैपिटलिज्म एज सच, एज अ थ्योरी एंड एज अ प्रोपेगेंडा इतना एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि उनको कोई खतरा भी नहीं था, बल्कि कैपिटलिज्म की टर्म भी इतनी इस्तेमाल नहीं होती थी। बिल्कुल, क्योंकि मार्क्सिज्म तो हमें पता है ना कि मार्क्सिज्म का एक ओरिजिनेटर है, वो कार्ल मार्क्स है। बिल्कुल ठीक है ना, कैपिटलिज्म का कोई ओरिजिनेटर नहीं है। बहुत अच्छी बात की आपने। कैपिटलिज्म किसने शुरू किया, कैपिटलिज्म का कोई एक ओरिजिनेटर नहीं है कि आप कहेंगे कि कैपिटलिज्म का नजरिया फलां ने दिया। हाँ, आडम स्मिथ को कहा जाता है, वो लेसे फेयर या हेड इन हैंड का जो तस्वुर था माहिर मईशत जो 18वीं सेंचुरी का था, वेल्थ ऑफ नेशंस उसने लिखी, तो कहा जा सकता है कि उसने उससे फिर आगे कैपिटलिज्म या फ्री मार्केट इकोनॉमी जो चली, लेकिन कैपिटलिज्म एज ए थ्योरी या एज ए नजरिया ऐसे नहीं था जैसे कि मार्क्सिज्म आया। जब सोवियत इनकलाब आ गया तो उसके बाद जाहिर जो सोवियत गवर्नमेंट थी उन्होंने इंटरनेशनली भी उन्होंने कॉमिंटर्न बनाई, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भी बनी, पहले भी बनी हुई थी, फर्स्ट इंटरनेशनल, सेकंड इंटरनेशनल। तो उन्होंने एक दुनिया भर में अपने नजरियात को फैलाने की कोशिश की। उससे फिर जो कैपिटलिस्ट ताकतें थी, अमेरिका, बरतानिया वगैरह, फिर उनकी घंटी बजी कि यार ये क्या हो गया। और जब उनको वो जो सिविल वॉर थी सोवियत यूनियन की, जो 1917 से 1922 तक चली, जिसमें उनको शिकस्त हुई और सोवियत यूनियन बिलाखिर कामयाब हो गया, तब उन्होंने सोचा कि भाई ये तो फैल जाएगा। तो फिर उन्होंने उस प्रोपेगेंडा की तरफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज ने, खासतौर पर बरतानिया और अमेरिका ने, पूरी कोशिश की कि मुतबादिल नजरियात फैलाए जाएं। बिल्कुल। और उसमें अच्छा, चूंकि मार्क्सिज्म की और लेनिज्म की फलसफियाना बुनियादें खासी स्ट्रॉन्ग थी, ये बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग थे, ऐसे उसके मुकाबले में यहाँ पर इतने नहीं थे, तो फिर इन्होंने तरवीज की कि उनको फैलाया जाए। और ऐसे फलसफिया जैसे आयन रैंड एक है, आयन रैंड एक फलसफी कही जाती है, सो कॉल्ड फलसफी, मैं उसको फलसफी नहीं मानता, मैंने उसकी चीजें पढ़ी, जैसे फाउंटेन हेड है उसकी, और वी द पीपल, और ऑब्जेक्टिविज्म, न्यू लेफ्ट, और ये सारी चीजें उसने लिखी। तो उसने एक ऐसी नई वो बनाने की कोशिश की कि एक नया नजरिया दे दिया जाए, तो नजरियात इतने डाल दिए जाएं कि नजरियात का शोर हो जाए, जिसको कहा जाता है साइकोलॉजी ऑफ नॉइस। इतना नॉइस पैदा कर दिया जाए कि कंफ्यूजन हो जाए, कि यार लोग कहें कि भाई इतने सारे नजरियात हैं, हम क्या समझेंगे। और फिर ये आया कि जी हर नजरिया, कम्युनिज्म को इस तरीके से रिसीट कर दिया जाए कि इतने सारे नजरियात फेंक दिए जाएं। जैसे अब होता है ना कि आपको कोई एक बड़ी खबर होती है, तो उस बड़ी खबर को दबाने के लिए आपको बेशुमार दूसरी खबरें डालनी पड़ती हैं, तो आपको लगता है, पता नहीं लगता कि भाई ये असल खबर कहाँ चली गई। यानी वो फील्ड मार्शल बन गए हैं, 27वीं तरमीम हो गई, शोर हो रहा है, लोग मतलब उस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि यार ये इस्तिस्ना मिल गया, ये हो गया, अब सूबों का शोशा छोड़ दो।
सही। तो अब वो सूबों का शोषा छोड़ दिया, तो अब वो सारी चीजें अब सब सूबे पे लगे, ना सूबे ना बनने हैं ना कुछ होना है। लेकिन अब सूबों में इतना इन्वॉल्व कर दिया है कि अब उस पर बात ही नहीं हो रही कि 27वीं तरमीम में क्या है, और जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी है ताहयात इस्तना। तो ये मैं मिसाल दे रहा हूं कि यही इसी तरह उन्होंने किया। लेटेस्ट मिसाल इसकी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। सही। ये जो आप बात कर रहे थे ना कि ये जो 2001 के बाद जो वॉर ऑन टेरर के नाम पे किया था, इसकी बुनियाद 1991 में रखी गई। और वो जो हंटिंगटन, सैमुअल हंटिंगटन की जो किताब थी, वो मैंने उसी वक्त अर्ली 90s में पढ़ी थी। और फिर ये जो फुकुयामा की जो किताब आई थी, एंड ऑफ हिस्ट्री, इन दोनों ने ये चीज प्रमोट की कि जी अब वो हिस्ट्री खत्म हो गई है और वो सोशलिस्ट या नजरियात खत्म हो गए, हिस्ट्री एंड हो गई, अब कैपिटलिज्म जो है वो फाइनल सिस्टम आ गया है। और इन्होंने जो हंटिंगटन की किताब है, वो जब मैंने किताब पढ़ी तो उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि ये डेलिबरेटली दुनिया को उस तरफ ले जाएंगे, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ। क्योंकि सैमुअल हंटिंगटन ने कहा कि जी आने वाली जंगें जो है वो सिविलाइजेशनल होंगी। और उसने कहा कि जी एक मुस्लिम सिविलाइजेशन, एक चाइनीज सिविलाइजेशन, एक हिंदू सिविलाइजेशन, एक जूइश, एक क्रिश्चियन। ये तो मैंने उस वक्त सोचा था, मैंने कहा यार ये क्या पागलपन है, क्योंकि उस वक्त 91 में इस तरह से सिविलाइजेशन क्लैश था ही नहीं, जिसकी तरफ दुनिया को बाद में धकेला गया पूरे प्लान के तहत। और हमने ये देखा कि 1991 में वो किताब आई है, और अर्ली 90s के बाद 2001 में 10 साल बाद ये वॉर ऑन टेरर का ड्रामा क्रिएट करके अब पिछले 25 साल से पूरी दुनिया को उस सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में डाला हुआ है। और उसी के नतीजे में जो इस्लामोफोबिया जो आपने कहा, उसी में इस्लामोफोबिया भी आ जाता है। जब वो ममदानी इंटरव्यू देते हैं तो उसमें से ऑडियंस में से साथी ये पूछते हैं कि जी वो आप इसराइल को सही समझते हैं या गलत समझते हैं, हालांकि वो बनने जा रहा है मेयर न्यूयॉर्क का, लेकिन सवाल उससे पूछ रहे हैं कि जी नेतन्याहू आएगा तो आप गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब उसको कॉर्नर करने के लिए वो सवाल डाला जाए कि उसका असल प्रोग्राम पीछे हट जाए और उसकी शनाख्त के ऊपर हमला करें आप। चलिए, बहुत बहुत जबरदस्त आपने ये गुफ्तगू की। अब मैं ये चाहता हूं कि आप जरा सा रोशनी डालें इस सवाल के ऊपर कि कैसे, यानी खास तौर पे हमने अभी 9/11 का तस्करा किया। मैं एक किताब पढ़ रहा था अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में, तो उसमें उस ऑथर ने इस बात को, एक अमेरिकन पॉलिसी थी 1960 के अंदर, डोमिनो पॉलिसी। जी, यानी वो डोमिनो पॉलिसी ये थी कि एक कतार के अंदर कुछ कार्ड्स रखे, तो अगर आपने एक कार्ड गिराया तो आप सारे कार्ड गिरा देंगे। तो उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई जो मकबूलियत है जो कम्युनिज्म की, अगर हमें इसे काउंटर करना है, इसे कर्व करना है, तो ये जरूरी है कि हम उन ममालिक को, जो तीसरे दुनिया के ममालिक है जहां पे इसकी मकबूलियत बढ़ रही है, वहां पर अपना असर व रसूख बढ़ाएं। बिल्कुल। और इंटरवीन करने के लिए इन्होंने खास तौर पर पाकिस्तान को, आप देखें हिंदुस्तान के अंदर कितनी मजबूत, यानी 70s तक में पाकिस्तान के अंदर बहुत मजबूत थी कम्युनिस्ट तहरीक, यहाँ पर तुलबा तहरीक कम्युनिज्म की। खैर पाकिस्तान के अंदर तो आप अर्ली उसको बैन लगा देते 50s के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर कम्युनिस्ट थे। हम इंडिया में भी मौजूद थे, अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत हद तक मौजूद थे। और फिर आप देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ऑन स्लॉट किया। और सिर्फ इसीलिए यहाँ पर मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि जो एक्सट्रीमिज्म की एक लहर आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि वो चाहते ये हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वापस जो है वो कम्युनिज्म का जोर पकड़े हमारे खत्ते के अंदर लोग। खैर कम्युनिज्म तो अब जोर पकड़ने से रहा, लेकिन देखिए ये जो डोमिनो इफेक्ट की आपने बात की कि एक को गिरा दें तो बाकी सब, ये कहानी अमेरिकी इन्फ्लुएंस की गालिबन 1921 में मनरो डॉक्ट्रिन एक आई थी। अमेरिकन एक सदर थे जेम्स मनरो, उन्होंने मनरो डॉक्ट्रिन में ये कहा कि जो हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो साउथ अमेरिका है, पूरा अमेरिका ऊपर से नीचे तक ये अमेरिका हमारा है और हम इसमें किसी और की मुदाखलत नहीं बर्दाश्त करें। तो उसी के नतीजे में उन्होंने पूरे लैटिनी अमेरिका में जहां कहीं भी कोई एंटी इंपीरियलिस्ट या एंटी अमेरिकन मूवमेंट चलनी शुरू हुई तो उन्होंने उसमें बाकायदा मुदाखलत करके उसको खत्म करने की शुरू। तो ये बात तो चल रही थी वहां से, लेकिन इसमें ज्यादा जोर पकड़ा जाहिर है कि सोवियत यूनियन बनने के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ईस्टर्न यूरोप के ममालिक भी कम्युनिस्ट हो गए या कर दिए गए जबरदस्ती, तो उसके नतीजे में इन्होंने ये कोशिश की कि भाई अब ये ईस्टर्न यूरोप को तो सोवियत यूनियन से छुड़ाया नहीं जा सकता, लेकिन बाकी दुनिया के ममालिक में जहां कहीं भी हो रहा है। उसी के नतीजे में जो वियतनाम में इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, पहले फ्रांस ने, क्योंकि वो भी मूवमेंट जो थी जाहिर है वो कम्युनिस्ट मूवमेंट थी, जो होचिमिन कम्युनिस्ट थे। कोरिया में जो चल रही थी किम इल सुंग वाली, उसको इन्होंने काउंटर किया जिससे कोरिया तकसीम हुआ।
वियतनाम तकसीम हो गया था, जिसको फिर बाद में 1975 में हो ची मिन के बाद वियतनामी फौजों ने चीन और सोवियत यूनियन की मदद से वो किया। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अमेरिका का ये की पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि कहीं भी अगर सोशलिस्ट ओरिएंटेशन की कोई भी गवर्नमेंट, जरूरी नहीं है कि वो फुल कम्युनिस्ट हो, जरा सी भी सोशलिस्ट ओरिएंटेशन है। और सोशलिस्ट ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि अगर कोई हुकूमत आवाम को रिलीफ देना चाहती है, और वो क्योंकि अब आज के दौर में जैसे आपने कहा कि कम्युनिज्म का रिवाइवल हो सकता है, कम्युनिज्म का तो नहीं होगा, लेकिन जो सोशलिस्ट नजरियात हैं वो तो अपनी जगह पर कायम रहेंगे ना। तो सोशलिस्ट नजरियात क्या है, अगर मैं मुख्तसर बयान करूं, सोशलिस्ट नजरिए का मतलब आज के दौर में ये है कि देखें, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बुनियादी जरूरियात आवाम की पूरी करे। और वो बुनियादी जरूरियात क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, जस्टिस, लाइवलीहुड। देखिए ना, ये 5-7 इंडिकेटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स, जो फराहम करना रियासत का काम होना चाहिए। ये सोशलिज्म बेसिकली, कि मुझे ये पानी की बोतल खरीद के क्यों पीनी पड़ती है, मुझे साफ पानी मुफ्त क्यों नहीं मिलता, मुझे बच्चे की अच्छी तालीम के लिए प्राइवेट स्कूल में महंगी फीस क्यों देनी पड़ती है, मुझे वो तालीम फ्री क्यों नहीं मिलती, ठीक है ना, मुझे अस्पताल में जाकर, प्राइवेट अस्पताल में अपने इलाज के लिए पैसे खर्च क्यों करने पड़ते हैं अगर मेरा ऑपरेशन होता है, मुझे सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज मेरा क्यों नहीं होता। यहाँ होता है, जैसे SIUT है, या एक दो और मिसालें आप दे सकते हैं, अस्पताल NICVD कुछ हैं, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी ये होती है कि ये भी खत्म कर दो। जो भी रिलीफ आप आवाम को हेल्थ, एजुकेशन में देना चाहें वो आप खत्म करें, और हर चीज को प्राइवेट हैंड में लाएं, और प्रॉफिट जनरेशन। तो आजकल ये जो चल रहा है ना, एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे जो पार्क्स हैं वो भी दिए जा रहे हैं। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज यानी ये फ्रॉड है, बिल्कुल। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब इन्होंने ये ले लिया है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक रिसोर्सेज प्राइवेट हैंड में दे दो, और वो देकर जिससे प्राइवेट सेक्टर नफा कमाए। बिल्कुल, आवाम का नुकसान है। यानी वही पार्क जो आवाम जा सकते हैं, पहले उसको, ये चॉम्स्की ने बड़ा अच्छा इस पे कहा है कि इनकी पॉलिसी ये होती है कि पहले पब्लिक रिसोर्सेज को तबाह करो, पब्लिक यूटिलिटीज को तबाह करो, और जब तबाह हो जाए तो उनको प्राइवेट हाथ में दे दो, फिर उससे नफा कमाओ। तो अब आप पार्कों का हाल देखें, पार्कों को तबाह कर दिया गया। कराची के पार्क जो हैं, आप इसमें धूल उड़ती है, कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई देखा नहीं जा रहा उनको। इसकी हुकूमत जिम्मेदार है, तो पहले उनको तबाह करो, फिर ये कहो कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम ये प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, प्राइवेट लोग उस पर पैसा लगाएं, उसको हरा भरा बना दें, फिर उस पर टिकट लगा दें, तो एक आम आदमी फ्री में जाके जो पार्क में बैठ सकता है वो उससे महरूम था। यानी पहले तो पार्क ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो ये जो अब जो कैपिटलिज्म है या जो अमेरिका की पॉलिसी है वो यही है कि कोई भी चीज, ये जो सोशल चीजें, ना आपको अच्छा पानी मुफ्त मिले, ना आपको अच्छी तालीम मुफ्त मिले, ना आपको सेहत की सहूलतें मुफ्त मिले, हर चीज जो है वो आवाम को खरीदनी पड़े जिससे कैपिटलिस्ट मुनाफा कमाए। तो ये बुनियादी नजरिए अपनी जगह कायम है। सोशलिज्म की तारीफ में यही समझता हूं आज के दौर में, जो मैंने अभी कही, एक ऑनरशिप की आप समझते हैं कि हम जो पैटर्न ऑफ ऑनरशिप है उसे भी तब्दील होना चाहिए, यानी बजाय इसकी, जैसे अभी आपने इशारा भी किया कि जो पब्लिक, यानी वरूफाकी एक ग्रीक राइटर है, इकोनॉमिस्ट है, उसकी बड़ी मशहूर किताब थी टॉकिंग टू माय डॉटर अबाउट इकोनॉमी आई थिंक। तो उसके अंदर भी वो उसने इस तरफ इशारा किया कि किस तरीके से जो पब्लिक स्फेयर्स हैं और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता करके प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और इस तरीके से लोगों को महरूम किया जा रहा है, और एक आदमी इससे बहुत ज्यादा मिनिमाइज करेगा अपने प्रॉफिट्स को, मैक्सिमाइज करेगा अपने प्रॉफिट्स को, और इस तरीके से इस एक आदमी को फायदा होगा। अच्छा, अब मैं इस मौजू को अंदर अब पाकिस्तान को दाखिल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं 1947 के बाद एवोल्यूशन हुआ है हमारी हिस्ट्री का, किस तरीके से उसे लिखा गया है, क्या एक वो डिस्टॉर्टेड वर्जन है, और किस तरीके से हम चैलेंज कर सकते हैं उस वर्जन को विदाउट गोइंग अनस्केप्ड, इस तरह से कि हम वो उससे हार्म ना हो। हार्म तो खैर नहीं होते अगर आप दूसरी चीजों के, लोगों ने अब लिखा है, डॉक्टर मुबारक अली ने 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, उनको मतलब कोई किसी ने उठाया नहीं, किसी ने टॉर्चर नहीं किया, किसी ने मारा नहीं, और भी बहुत से लिखने वाले लोग हैं जो लिख रहे हैं, तो जो लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं। देखें, उठाया, जो उठाने का कॉन्सेप्ट है ना, वो मेरे ख्याल है उठाया भी उनको जाता है जिनके बारे में, यानी अगर ये होता है कि या तो वो दहशतगर्दी में है मुलविस है बराह रास्त,
या फिर ये कि मुल्क तोड़ना चाहते हैं जो जिसके मैं हक में नहीं। नाज़िर साहब, बस बिल्कुल हम गुफ्तगू के एकदम आखिरी मरहले में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के अंदर जो तारीख लिखी गई है और जो पढ़ाई जाती है, मुझे लगता है कि वो बहुत मस्क शुदा तारीख है और उसके अंदर बहुत बुनियादी रियलिटीज को कंसील कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, ताकि एक बहुत ही नाई, एक मोनोलिथिक किस्म का विजन पैदा किया जाए लोगों के अंदर, अपने लोगों के अंदर। और बहुत बड़े बड़े हादसा और उनके जो पस मंजर होता है, उसकी वजूहात होती हैं, वो लोगों को नहीं बताई जाती। हमारे यहाँ बहुत बड़ी तारीख है माशाल्लाह की, और ये अफसोसनाक बात है। तो आप इस किस तरीके से देखते हैं कि तारीख को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, उसकी चैलेंज कैसे करें हम? देखिए, तारीख के मल्टीपल व्यूज देने चाहिए स्टूडेंट्स को। आपने बिल्कुल सही कहा कि मशशुदा तारीख है। मिसाल के तौर पर टू नेशन थ्योरी या दो कौमी नजरिया सो कॉल्ड, या पाकिस्तान आइडियोलॉजी जो है, ये पाकिस्तान आइडियोलॉजी पाकिस्तान बनते वक्त या उसके बाद मौजूद नहीं थी। ये बाद में पाकिस्तान आइडियोलॉजी का वक्त लफ्ज जो है, जो टर्म, ये याहिया खान के वजीर थे शेर अली खान पटौदी, मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनको बनाया था उन्होंने, ये सबसे पहले इस्तेमाल किया और पाकिस्तान आइडियोलॉजी की टर्म को चलाया। उससे पहले ये टू नेशन थ्योरी, अच्छा टू नेशन थ्योरी बन गई। अब उसमें जो पार्टीशन के दौरान में जो कुछ हुआ, उसकी भी एक तरफा तारीख बताई जाती है कि जी हमने कुर्बानियां दी था, जबकि ये कुर्बानियां नहीं थी। इस पे अमर जलील ने खासा बार बार लिखा है और बोला भी है कि भाई ये फसादात थे, बिल्कुल, और फसादात में अब लोग शहीद नहीं होते, मारे जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो शहादत का नैरेटिव चलाया जाता है ना कि अब वो वहां एपीएस में मारे गए तो वो शहीद हो गए। भाई वो जंग लड़ने थोड़ी गए थे जो शहीद हो गए। शहीद तो वो होता है कि जो जहाज में जाए और किसी अच्छे मकसद के लिए लड़ता हुआ मारा जाए। अब वो बच्चे लड़ने नहीं गए थे, उनको भी शहीद का नाम दे दो। अच्छा, जो फसादात में 47 के फसादात में मारे गए तो जी वो हमने कुर्बानियां दी, हम शहीद हो गए। भाई वो फसादात थे, फसादात में लोग मारे गए थे और दोनों तरफ के लोग मारे गए थे। हम ये बताते हैं कि जी वहां से हमारी जो है वो कटी हुई लाशों की भरी हुई ट्रेनें आती थी, तो हमने यहाँ से नहीं भेजी, हमने भी बेशुमार हिंदुओं और सिखों को काट काट के ट्रेनें भर भर के यहाँ से भेजा। तो ये एक तरफा नैरेटिव हमारे यहाँ पेश किया जाता है, जो तारीख को मस्क करने के बराबर है। फिर दूसरी मस्क ये की गई है कि हम जो आजादी में, यानी जो तहरीक आजादी थी, मुस्लिम लीग की तहरीक आजादी नहीं थी। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल, तहरीक आजादी जो लड़ी वो बादशाह खान ने लड़ी। बहुत बड़ा नाम, वो लोग थे, उनको कोई कवरेज नहीं दी जाती ना। दुरुस्त बात। अच्छा, अबुल कलाम आजाद ने लड़ी, जो जेलों में रहे। अच्छा, वहां आप उनकी तारीख की किताबें देखें पहले की, अब तो बीजेपी ने चेंज की, लेकिन पहले जो थी उसमें मुसलमानों को उतना ही कंट्रीब्यूशन दिया गया। अबुल कलाम आजाद रोड मौजूद है, बहुत सारे मुसलमान जो थे जिनका कंट्रीब्यूशन था उनको माना। हमारे यहाँ आपको हार्डली एनी बडी फ्रॉम अदर रिलीजियस कम्युनिटी यू विल फाइंड मिलेगा हमारी दरसी किताबों में। यानी महात्मा गांधी को विलन बना के पेश करते हैं, अफसोसनाक है ना। हालांकि महात्मा गांधी का इतना कंट्रीब्यूशन है, वो मारे गए इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान को जो शेयर नहीं मिल रहा था उस पर उन्होंने व्रत रखा था, भूख हड़ताल की थी। ये सारा उनका कंट्रीब्यूशन था, लेकिन उनको हम नहीं मानते। तो ये तारीख का वन साइडेड नैरेटिव हमने दिया है। फिर जो पार्टीशन के बाद की जो तारीख है वो हमें सही तरह पढ़ाई नहीं जाती। खौलनाक है, बहुत सारे ज्यादातर तारीख हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है मुगलों की। यानी आप अगर किसी से पूछें, ये मैंने तजुर्बा किया है कि आप स्टूडेंट से पूछें कि शुरू के 3 मुगलिया बादशाहों के नाम बताओ, तो वो बड़ी आसानी से बता देते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर। लेकिन उनसे पूछें पाकिस्तान के पहले 3 वज़राए आज़म के नाम बताओ, मुश्किल होगी। तो वो लियाकत अली खान, उसके बाद कोई कहेगा सर सैयद अहमद खान, कोई कहेगा सिकंदर मिर्जा। ये बिल्कुल, ये हकीकत में ये होता है। तो वो हमें तारीख पढ़ाई नहीं जाती। अच्छा, पढ़ाई इसलिए नहीं जाती कि आजादी के बाद हमारी तारीख इतनी शर्मनाक है, अगर वो वाकई पढ़ाएं। और उसमें जो हमारी सिविल और मिलिट्री अफसरशाही का जो किरदार है, सिविल और फौजी अफसरशाही का, वो इतना शर्मनाक है। सिकंदर मिर्जा जो आपने नाम लिया, हाँ, इन तमाम लोगों का, यानी गुलाम मोहम्मद से लेके, गुलाम मोहम्मद वॉज अ ब्यूरोक्रेट, सिविल ब्यूरोक्रेट, सिकंदर मिर्जा वॉज अ मिलिट्री ब्यूरोक्रेट, अयूब खान का जो किरदार रहा है, फातिमा जिन्ना के खिलाफ जो कुछ उन्होंने किया, ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती। अच्छा, बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में हमने जो कुछ किया वो हमें नहीं पढ़ाया जाता। बमुश्किल एक पैराग्राफ होगा इस 1971 के बारे में, और वो ये होगा कि फिर दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला करके वतन अजीज को 2 लफ्ज कर दिया। ये होता है। उससे पहले जो हरकतें की वो नहीं बताया जाता। हमारे आज के नौजवानों की अक्सरियत को ये नहीं पता कि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, एंड इट वाज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान। दे डोंट नो इट। आप कॉलेजेस में जाके पूछ लें, मैंने तो पूछा है ना। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। उनको ये पूरा इरेज कर दिया गया है कि ये क्या सब कुछ हुआ है।
तो ये मशशुदा, लेकिन इसको दुरुस्त करने की कुछ लोगों ने कोशिश की। के अजीज ने मर्डर ऑफ हिस्ट्री लिखी, लेकिन उनका ज्यादा जोर जो था वो टेक्निकलिटीज पे था, कि तारीखों पे, कि जी पाकिस्तान 14 अगस्त को नहीं बना, 15 अगस्त को बना। लेकिन ज्यादा सब्सटेंशियल काम जो है वो मुबारक अली ने किया, 100 से ज्यादा किताबें लिखी। सिप्टेसन की एक किताब जो पाकिस्तान में तहजीब का इर्तिका, वो अच्छी है। आप खासतौर पे उर्दू में लिखने वाले हमारे यहाँ बहुत कम है। मैं अक्सर कहता हूँ कि 8 दहाइयां 8 अरसे गुजर चुके हैं पाकिस्तान को बन के, लेकिन हमारे यहाँ अच्छे सोशल साइंटिस्ट और हिस्टोरियन उर्दू में लिखने वाले 8 भी नहीं। आप जरा अंग्रेजी के अंदर जो लिख रहे हैं लोग, आप उनको जरूर नाम मेंशन करें जिनको पढ़ना चाहिए तारीख को समझने के लिए पाकिस्तान की। हाँ, अब जो लिख रहे हैं अंग्रेजी में उसके उर्दू तराजिम भी हो रहे हैं और होने चाहिए। तो उसमें मतलब जो हमारे नए लिखने वाले उनकी किताबों के, जैसे अमर अली जान है, अच्छा आसिम सज्जाद अख्तर हैं, तैमूर हैं, तैमूर रहमान हैं, उनकी है। अच्छा सिंधी में लिखते हैं और उर्दू में भी, इंग्लिश में भी नसीर मेमन हैं, वो एक बड़ा नाम है, उन्होंने खासा काम किया है। तो ऐसे चंद लोग हैं, लेकिन वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। मेरी खुद किताब है पाकिस्तान की मुतबादिल तारीख, वो मुझे याद नहीं था वरना मैं ले आता। उसका इंग्लिश का भी वर्जन है, ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, सिंधी में भी तर्जुमा हुई है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ मसला ये है ना कि आप लिखने पढ़ने से अपना पेट नहीं पाल सकते, अपनी फैमिली को नहीं चला सकते। ये वो मुल्क नहीं है जहां पर आप किताब लिखें और किताब बिक जाए और आप अपना घर चला लें। बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये आपको खिदमत खल्क के तौर पे करना पड़ता है कि नेकी कर दरिया में डाल। आप अपना खून पसीना लगाएं, आप किताब लिखें, और किताब लिखने के बाद वो या तो आपको मुफ्त बांटनी पड़ती है, या अगर थोड़ी बहुत बिक जाती है तो उसकी कोई रॉयल्टी या कोई पैसा राइटर को नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो वो इतना कम होता है कि आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त बात। तो हमारे यहाँ जो लिखने वालों की कमी है उसकी एक बड़ी वजह यही है। वेस्ट में ये होता है कि अगर वहां कोई हिस्टोरियन है, 1-2 किताबें लिख ली तो उससे पैसे फिर आ जाते हैं। हमारे यहाँ आप 100 किताबें भी लिख दें, डॉक्टर मुबारक अली ने 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, लेकिन अब वो जिस हालत में जिंदगी गुजारते हैं, यानी बिल्कुल मुश्किल गुजारा उनका होता है। थोड़ी बहुत पेंशन आती है, उससे गुजारा होता है। जो पब्लिशर मिलता है वो पैसे खा जाता है और किताबें बेचता रहता है उनकी। तो ये इस किस्म की चीजें होती है जिससे कुछ आखिर में मैं चाहता हूँ कि एक ऑप्टिमिस्टिक नोट के ऊपर हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करें। कुछ आप बताइए कि हमारे खासतौर पर जो यंग बच्चे हैं उनको किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स हैं जो आप समझते हैं इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर पढ़नी चाहिए एटलीस्ट। लिटरेचर में, फिल्म के ऊपर आपने बहुत काम किया है, मैं चाहता हूँ कुछ फिल्म्स भी आप रेकमेंड कर दें जो आप समझते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट है इनको। फिल्मों में तो मेरे ख्याल एक और आप वो कर लीजिएगा कि वो एक बड़ा एक पूरा डोमेन है आपका, लंबा मौजू है। पॉजिटिव नोट यही है कि मायूस नहीं होना। मैं अक्सर ये बात करता हूँ हर फोरम पे कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई उम्मीद नहीं है, सब खत्म हो गया, निकल जाओ, भाग जाओ। ठीक है, अगर जिसको जाना है जा सकता है तो चला जाए, मैं उसको नहीं रोकूंगा। लेकिन मायूसी फैलाकर ये कहना कि जी पाकिस्तान खत्म हो गया है, इसमें कुछ नहीं है, तमाम चीजों के बावजूद मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ जो लोग मायूसी फैलाते हैं उनसे, मैं ये पूछता हूँ कि आपके हालात 25 साल पहले ठीक थे या आज ठीक बेहतर है? जिसके पास 25 साल पहले मोटरसाइकिल नहीं थी उसके पास मोटरसाइकिल आ गई है, जिसके पास कार नहीं थी उसके पास कार आ गई है, जिसके पास घर नहीं था उसने जैसे तैसे अपना घर बना लिया है। मेजॉरिटी, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि 25 साल पहले आपका घराना कैसा था और आज कैसा था, उसमें बेहतरी हुई है या नहीं हुई है? तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जी बेहतरी हुई है, हमने तालीम हासिल की है, हमें जॉब मिली है, हमने, बेरोजगारी भी है, वो सब अपनी जगह पर, लेकिन इतनी भी मायूस की सूरत हाल नहीं है। और दूसरी बात ये कि बैरून मुल्क में भी कोई फूलों की सेज नहीं है, ग्लूम नहीं है कि जहां पर आप जाएं और आपको बिल्कुल वो हाथों हाथ लेंगे, और आप वहां भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। और यही वजह है कि मैं वापस आया मुल्क में अपने। जब मैंने पीएचडी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से 20 साल पहले, तो मुझे मौका था, मैं वहां पढ़ा सकता था। मुझे उन्होंने कहा था यूनिवर्सिटी की आप फैकल्टी में आ जाएं। मैंने कहा नहीं, मुझे वापस जाना है। ये इसलिए नहीं, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि जी मुझे बहुत वतन से मोहब्बत थी इसलिए मैं आ गया। मैं ये समझता था कि अगर मुझे स्ट्रगल किसी भी जगह करनी है तो मैं अपने मुल्क में क्यों ना करूं, तो वहां भी स्ट्रगल करनी है, यहाँ भी करनी है। तो और शुक्र है कि हमने अच्छी जिंदगी गुजारी आने के बाद। तो ये है कि पाकिस्तान में, और जो लोग ज्यादा मायूसी फैलाते हैं मैं उनसे ये भी कहता हूँ, क्या बाज लोग ये कहते हैं कि जी यार काश हम पाकिस्तान में नहीं पैदा होते। मैं फिर उनसे कहता हूँ कि अच्छा आप कहाँ गजा में पैदा हो गए थे? आप यूक्रेन में पैदा होना चाहते थे, आप सोमालिया में पैदा होना चाहते थे, आप किसी ऐसे अफ्रीकी मुल्क में पैदा हो जाते जहां पर आज भी लोग पत्ते बांध के घूम रहे हैं, वहां आप खुश रहते। यानी आप कहाँ पैदा होना चाहते? जहां अमेरिका में पैदा हो जाते, काले पैदा हो जाते, और वो 1960 में पैदा हो जाते आप, जहां आपस में
जहां आप बस में कालों के साथ नहीं, वो कहेंगे नहीं नहीं हम 1960 में नहीं पैदा होना चाहते थे हम, अच्छा आज हम अमेरिका में पैदा हो जाते और होमलेस पैदा हो जाते, नहीं हम होमलेस भी नहीं पैदा होना चाहते थे। तो फिर आप चाहते हैं कि एक आइडियल मुल्क के आइडियल माशरे में आइडियल सूरत हाल में हम पैदा होते, वो मुमकिन नहीं है कहीं भी। बिल्कुल दुरुस्त बात। तो और फिर दूसरी बात ये भी मैं कहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, वो मायूसी इसलिए फैला रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी है, इसमें से क्या 10% लोग जा सकते हैं मुल्क छोड़ के? 25 लाख लोग जा सकते हैं? नहीं जा सकते। 1% लोग जा सकते हैं, 2.5 लाख लोग नहीं जा सकते। जिस मुल्क से 1% लोग भी बाहर नहीं जा सकते, वहां अगर आप मायूसी फैलाएंगे तो 99% जो इस मुल्क में रहेंगे वो क्या करेंगे? उनको तो उम्मीद इसी मुल्क में चाहिए ना। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल उनको तो इसी मुल्क में स्ट्रगल करना है। तो जो 1% जाना चाहते हैं चले जाएं, मैं नहीं रोकूंगा उन्हें, लेकिन वो जाते जाते बाकी जो 99% इस मुल्क में रहने पर रह रहे हैं उनमें मायूसी ना फैलाएं, उनको ये उम्मीद दें कि दुनिया के माशरे मजीद इससे बुरे हालात से निकले हैं। हमने पहली जंग अजीम देखी, दूसरी जंग अजीम देखी, माशरे उससे भी निकले। वाह, बहुत अच्छी बात की आप। ठीक है ना, उस वक्त लगता था कि यार सब तबाह हो गया, तबाह नहीं हुआ, लोग निकले। ह्यूमन जो सोसाइटी है, इंसानी जिस्म जैसे स्ट्रगल करता है बचने के लिए, इंसानी जिस्म कोई भी जानदार जिस्म आखिर वक्त तक स्ट्रगल करता है जिंदा रहने के लिए, इसी तरह इंसानी माशरे भी आखिर वक्त तक स्ट्रगल करते हैं जिंदा रहने के लिए। गजा वाले कर रहे हैं ना स्ट्रगल, यूक्रेन वाले कर रहे हैं स्ट्रगल, ठीक है। तो वो स्ट्रगल रहनी चाहिए। आपको जैसे इंसानी जिस्म को बचाना होता है, इस तरह आपको अपने माशरे को बचाना होता है। बिल्कुल। तो इस माशरे को बचाने